गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 2 फरवरी एंड डे इज़ वेडनेसडे। तो आप सभी को पता ही है कि कल बजट आया था आपका, और जाहिर सी बात है कि उसकी काफ़ी सारी न्यूज़ आज पेपर के अंदर आई है। तो मैं पहले आपको एक्चुअली पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बता देता हूँ, ताकि मैंने जिस तरीके से कवर करना है आज के उसके अंदर वो मैं आपको बता दूँ। तो 11 पेजेस तक अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग न्यूज़ ही आई है बेसिकली। यहाँ तक मेन पार्ट है आज के न्यूज़पेपर का। उसके अलावा अगर आप 12th पेज की हेडिंग को देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा बजट और नीचे लिखा है कमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुमार मंगलम बिरला है, डीवी सोमनाथन है, ये आपके मतलब सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के। तो वो चीज़ है यहाँ पर, सुनील मित्तल हैं, ये सब हैं। तो इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट ने कमेंट किया है कि उनकी इंडस्ट्री में या उस सब चीज़ों में कैसे कैसे अफेक्ट हुआ है। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो उन्होंने बजट वाले पॉइंट्स को ही उठाया है, जो मैंने अपने नोट्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। तो वो चीज़ चल रही है आगे तक, और यहाँ पर लास्ट में आपको दिखेगा कि किस तरीके से कंपनीज़ के स्टॉक्स के ऊपर इफेक्ट हुआ है जैसे जैसे बजट आ रहा था। यहाँ पर उन्होंने ग्राफ वगैरह के साथ बताया। तो ये चीज़ भी हमारे लिए, मतलब इसमें समझाने का कुछ नहीं है, तो ये भी चीज़ मैंने नहीं ली है यहाँ पर। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा, लास्ट में 6 पेजेस एड्स के हैं, तो ये मैंने नहीं लिया है। इसके अलावा पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर किया है, और थोड़ी सी हो सकता है आज बड़ी वीडियो आपको दिख रही हो, तो वो चीज़ है यहाँ पर। उसके अलावा क्या है कि उसके अलावा एक मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर करी हुई है। उसके अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पर 22 मतलब बजट 2022 के आपके बहुत सारे हाईलाइट्स हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि सारे हाईलाइट्स के अंदर कवर्ड है, बट इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ हाईलाइट्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है और कवर्ड है। तो अगर आपको रेफ़र करना है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आज इतना बड़ा मतलब कवरेज है न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स न्यू बजट का, कि उसके अंदर एडिटोरियल्स भी उन्होंने नहीं डाले हैं। तो वो चीज़ भी आज नहीं हो पाएगी, जो सेकंड वीडियो आई थी वो भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि एडिटोरियल्स आज आए नहीं हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, बेसिकली फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। पहले जो हम टर्म्स कवर करते हैं उन टर्म्स को हम बाद में कवर करेंगे आज। तो पहली न्यूज़ आपकी, सीतारामन वोट्स फॉर ग्रोथ शंस प्री पोल पॉपुलिस्ट मूव्स। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अंदर है क्या कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि ये जब इन्फ्लेशन, जैसे आज के टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ग्लोबली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है ये कहना चाहिए, क्योंकि यूएस के अंदर, यूके के अंदर बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है। उनके 7 ईयर्स 15 ईयर्स हाई पर चल रही है इन्फ्लेशन। तो उसके बेस पे अगर देखा जाए तो क्या होता है, जनरली अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो हम अपने एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। क्योंकि उससे होता क्या है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम रहेगा तो इकोनॉमी के अंदर पैसा कम जाएगा। तो उसके बेस पे क्या होगा कि फिर लोग जो हैं वो अपना सही बेसिस पे सही जगहों पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही जगहों पर एक्सपेंडिचर करेंगे, और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो वो चीज़ है यहाँ पर। बट गवर्नमेंट ने ये देखा कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और उन्होंने 35% से रेज़ कर दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो इसके पीछे भी उनकी अपनी स्ट्रेटजी रही होगी, बट यहाँ पर वो है कि बूस्टिंग द ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट उनका मेन मोटिव है, और एंकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर उनका मोटिव रहेगा। क्योंकि अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है तो वो ये ज़रूर देखता है कि गवर्नमेंट किस किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो उसके बेसिस पे ही वो अपनी प्रायोरिटीज़ को बनवाता है इन्वेस्टमेंट की। तो वो चीज़ें यहाँ पर। गवर्नमेंट व्यूज़ इकोनॉमी एज कोविड स्ट्रिकन। तो अगर हम ओवरऑल बजट की बात करें तो ऐसा ही बजट आया है कि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो कोविड स्ट्रिकन है। ऐसा नहीं है कि अभी कोविड और अफेक्ट कर रहा है, बट ऑलरेडी अफेक्ट जितना कर चुका है उससे रिकवरी के फेज़ में ही चल रहे हैं। तो उसके बेसिस पे ही सपोर्ट देने वाला बजट आया है पूरा बजट। अब आगे चले तो यहाँ पर नो पॉपुलिस्ट मूव्स फॉर इलेक्शन एज सच। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप मतलब अगर आपको रेटिंग देनी हो तो 5 स्टार न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर है क्या कि जैसे इलेक्शन सेंस आने वाले हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड आपका क्या होता है कि इलेक्शन से एक बजट पहले गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे फ्रीबीज देने लग जाती है। मैंने आपको शायद कल भी थोड़ा एक्सप्लेन किया था। फ्रीबीज का मतलब होता है ऐसी फ्री में चीज़ें देने लग जाती है, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया, थोड़ी सब्सिडीज़ कुछ तो हो गया, वो सब चीज़ें करने लग जाती है जो कि वोट्स लेने के लिए होता है। तो उससे क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ तो जाता ही है, बट वो दूसरी साइड से चले जाता है, जो कि वैसे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं रहता है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, और ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया है इस बजट के अंदर। तो ये काफ़ी अपने आप में पॉजिटिव बात है। आगे चले तो यहाँ पर क्रिप्टिक नो मोर क्रिप्टोज सीबीडीसी में गेट टू को एग्जिस्ट। तो आपको हो सकता है कुछ भी ना पता हो बजट के बारे में, बट आपको फिर भी ये बात ज़रूर पता चली गई होगी कि यहाँ पर कोविड मतलब बजट के अंदर क्रिप्टोज के ऊपर टैक्स लगेगा 30% रेट से। ये चीज़ बहुत पॉपुलराइज हो भी गई कल इंस्टाग्राम वगैरह पे।
तो वो चीज़ें यहाँ पर अब यही है कि क्रिप्टो आपका 30% पे टैक्सड होगा, बट बैन नहीं किया गया है। तो इससे क्या हुआ है, एम्बिग्विटी भी ख़त्म हो गई है। एम्बिग्विटी क्या होता है, एम्बिग्विटी मतलब कि मतलब हमें पता नहीं था, अनिश्चयता बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो वो चीज़ यहाँ पर, जो चीज़ हमें पता नहीं थी, कन्फ्यूजन थी पहले, वो ख़त्म हो गई है। और साथ में ही आरबीआई अपना डिजिटल रुपी भी लॉन्च करेगा, जो कि आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, जो एक अनदर नेम है क्रिप्टो करेंसी का ही बेसिकली। तो क्रिप्टो करेंसी के तरीके से डिजिटल रुपी लॉन्च होगा, जिसका नाम होगा CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो वो है यहाँ पर इन फाइनेंशियली 2023 यानी इसी साल के अंदर कर देगा। और ये सिंस दोनों क्रिप्टो करेंसीज ही हैं तो वो को एग्जिस्ट करेंगी, तो वो यहाँ पर। बाकी 30% टैक्स रेट, ये मैंने खुद ऐड किया है पॉइंट यहाँ पर। अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करें तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो लॉटरी लगती है या किसी का कोई प्राइसेस निकलते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, या KBC भी इसके अंदर कवर्ड होता है। तो KBC जैसे जो शोज़ वगैरह से लोग पैसे जीत जाते हैं, तो उन सभी के ऊपर 30% टैक्स रेट लग रहा होता है। तो 30% टैक्स रेट में क्या है कि यहाँ पर इसके ऊपर उन्होंने 30% लगाया है। तो हो सकता है कि वो उसको इसी क्राइटेरिया के अंदर रखने वाले हैं। इसके अंदर इसको विश लक आइटम्स बोलते हैं। विश लक आइटम्स मतलब इनके ऊपर आप लक से पैसा जीत जाते हैं, तो वो चीज़ इसके ऊपर वो रखना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि इन्होंने टैक्स रेट को स्टेबल रखा है, मतलब सेम रखा है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे हो सकता है कवर नहीं करना चाहिए था, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। बजट फाइनेंशियल ईयर 2023 टू चेंज स्केल ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी। तो यहाँ पे बेसिकली अमित शाह ने ये अपना कमेंट किया है बजट के ऊपर, और उन्होंने अब बजट को पूरा अप्रेज किया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनकी गवर्नमेंट का बजट है। तो वो उन्होंने बताया, और बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेके उन्होंने, जैसे जो कुछ डिसीजंस आए हैं बजट के अंदर, उन डिसीजंस को लेते हुए उन्होंने अपना ये पूरा पॉइंट रखा है और इसके अंदर अप्रेज किया है बजट को। तो ये हमें ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी बोला नहीं है नया पॉइंट। आगे चले तो यहाँ पर बाइट स्टिल मिसिंग फ्रॉम कंजम्पशन। तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि बजट के अंदर सप्लाई साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, डिमांड साइड के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं किया गया। यानी कंज्यूमर के सीधा मतलब हाथ में पैसा चले जाए, ऐसी कोई स्कीम या ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि बजट ये आपका इलेक्शन वाला बजट नहीं आया है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर एक तरीके से पॉजिटिव हुई। और जो ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से आपका जो सप्लाई साइड का प्राइसेस और कॉस्ट है, वो हो सकता है फ्यूचर के अंदर, मतलब जब इम्प्लीमेंटेशन होगी बजट की, तो वो ईज़ हो जाए। ईज़ मतलब कम हो जाए कुछ आपकी जो उनकी इनपुट कॉस्ट पड़ रही है। इनपुट कॉस्ट अगर पड़ती है तो वहाँ पर कंजम्पशन वाली कंपनीज जो हैं वो जनरली अपने प्राइसेस को गिरा देती हैं, क्योंकि वो अपने लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पर। उसकी वजह से क्या किया है, यहाँ पर डिमांड साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो सिर्फ सप्लाई साइड का इंक्रीज़ होना, सप्लाई का बढ़ना, ये सफिशिएंट नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया हेडिंग के अंदर कि बाइट स्टिल मिसिंग फ्रॉम कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन में इंक्रीज़ आने में, रिवाइवल आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी इतना ईजी नहीं हुआ है यहाँ पर। तो वो चीज़ है इसके अंदर। बाकी एक और उन्होंने डेटा काफ़ी अच्छा रिवील किया है इसके अंदर, हालांकि पूरे पेपर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डेटा सेट्स हैं, और अगर आप ये इकोनॉमिक टाइम्स फिजिकली मंगाते हैं कॉपी, तो आपको रख लेना चाहिए अपने पास। तो वो चीज़ है। बाकी एक डेटा मैं लाया हूँ आपके लिए, रूरल एरियाज़ के अंदर इन्होंने अपना एक वो बताया, डेटा बताया। 2/3 ऑफ द टोटल रिटेलर स्टोर्स जो होते हैं, जो आपके जनरल स्टोर होते हैं, जो आपकी मतलब आटा दाल चावल वगैरह जो सब मिलती हैं चीज़ें वहाँ पर, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 66% हुए, 2/3 स्टोर्स टोटल, वो सिर्फ रूरल एरियाज़ के अंदर बने हुए हैं। यानी सिर्फ 1/3 स्टोर्स ही ऐसे हैं जो आपके अर्बन एरियाज़ के अंदर चल रहे हैं। तो उन 2/3 टोटल स्टोर्स के अंदर भी टोटल जो सेल्स रूरल एरियाज़ के अंदर हो रही है वो सिर्फ 40% है। तो आप समझिए कि 66% स्टोर्स हैं एक चीज़ के एक जगह पर, वहाँ पर टोटल सेल्स का अगर हम अमाउंट देखेंगे तो 40% पर ही आ रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी डिज़ास्टर सिचुएशन है। और स्टोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन तरीके से हुआ है, वो यहाँ से पता चलता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म चेंज की तरफ प्रिडिक्ट हमें दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके जो 66% लोग हैं उनके पास और भी कम होता जाएगा जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा है, तो उस वजह से वो शिफ्ट करने लग जाएंगे। आगे चले तो यहाँ पर लॉन्ग गेम्स लेस टैक्सिंग फॉर VCs स्टार्टअप्स। यहाँ पे हुआ क्या है बेसिकली कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेटिंग की है। बेटिंग एक बुरा वर्ड होता है, ऑब्वियसली बात है, बट बेटिंग यहाँ पर किस सेंस में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स निकाली हैं, वो जो भी बंदा या जो भी बिजनेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है या टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, या पूरी आपकी स्टार्टअप्स हैं, कुछ ऐसे VCs हैं, VC मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, जो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो स्टार्टअप आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड है,
तो उनको बेनिफिट होने वाला है, उनको बहुत सारे तरीक़ों से बेनिफिट होगा। जैसे पहला बेनिफिट, एन एक्सपर्ट कमेटी विल बी सेटअप। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड में दिक्कत क्या होती है सबसे बड़ी, कि इंडिया के लोगों को समझ में नहीं आता है। बाहर आपकी ऑडियंस बन जाएगी, जैसे आपकी जो सबसे बड़ी एक जो आईटी कंपनीज़ है इंडिया की आज की डेट में, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, विप्रो है, तो उनके भी क्लाइंट्स बाहर बनते हैं ज़्यादा, उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया के अंदर लोगों को समझ में नहीं आता है, उसकी वजह से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो कि आपके पूरे मतलब एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में हेल्प करेगी, मतलब क्योंकि उनका फेस आपका ब्रांड वर्ड्स होती है उनकी। तो वो चीज़ है यहाँ पर। जैसे अगर कोई मिनिस्टर है वो आ जाए अगर एक्सपर्ट कमेटी में, तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे ज़्यादा। तो वो चीज़ है। और अगर कोई जैसे गवर्नमेंट का पर्सन है तो वो चीज़ों को धीरे और आसान भाषा में भी समझा पाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, तो लोगों को उसके ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर ट्रस्ट होगा। तो वो है यहाँ पर पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, गवर्नमेंट विल फाइनेंस सच स्टार्टअप्स अप टू 20%। तो ये एक तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर हो गया कि यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट ऐसे स्टार्टअप्स के अंदर फंडिंग डालेगी 20% तक, जो कि आपको लग रहा होगा कम अमाउंट है 20%, बट बहुत अमाउंट होता है 20%। वो कंपनी की वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितना 20% के अंदर ले सकती है गवर्नमेंट से। तो वो चीज़ है यहाँ पर, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है सही से तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। आगे चलते हैं यहाँ पर अनलिस्टेड शेयर्स जो होते हैं, क्योंकि सिंस वो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप कंपनीज़ ऑब्वियसली बात है लिस्टेड नहीं होंगी, उनका आईपीओ वगैरह नहीं आया होगा, बट अनलिस्टेड शेयर्स उनके भी आपके ट्रेड होते हैं। तो अनलिस्टेड शेयर्स तो हर सिक्योरिटी के ट्रेड होते हैं। तो उसमें क्या है कि उसके ऊपर जो आपकी सेल्स होती है अनलिस्टेड शेयर्स की, उनको कम करके, मतलब जो उसके ऊपर सरचार्ज वाला टैक्स लगता था, होता क्या है कि आपका एक टैक्स लगता है, उसके ऊपर आपको रिबेट मिलता है, और उससे आपके मतलब रिबेट से तो आपके टैक्सेस कम होते हैं, उसके ऊपर अगर आप एक लिमिट से ऊपर जाते हैं तो आपके ऊपर सरचार्ज लग रहा होता है। अगर जैसे इंडिया के अंदर अगर आप नॉर्मल इनकम टैक्स को देखेंगे, तो अगर आपकी 5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपके ऊपर सरचार्ज लग रहा होता है। तो अगर आपके ऊपर जो सरचार्ज लगता है आपके अनलिस्टेड शेयर्स जो स्टार्टअप्स के हैं उनको आपको ट्रेड करने में, तो उनको कम करके 15% पे ले आए हैं। हालांकि ये अमाउंट वैसे ज़्यादा है नंबर्स के अंदर, बट सिंस ये कम हुआ है तो अपने आप में पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ही आपके ऊपर 15% सरचार्ज लगेगा, आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर नॉर्मल वाला ही लगेगा। तो वो यहाँ पर। बाकी अगर आप नॉर्मल टैक्स रेट की बात करें तो वो 20% ही लगता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा टैक्स रेट और सरचार्ज कैसे, इसका रिलेशन कैसे होता है, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में क्या फैक्ट्स हैं उसको आप चेक ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो इनकम टैक्स रेट चल रहा है उसके ऊपर कुछ अभी अगर मैं डायरेक्टली एग्जांपल दूंगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल 10,000 की मैं इनकम अज्यूम करके चल रहा हूँ एनुअल बेसिस पे, उसके ऊपर लेट से टैक्स है आपका 20%, उसके ऊपर सरचार्ज लग रहा है लेट से 2%। ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, आपका 20% निकलेगा डायरेक्टली 10,000 का, जो कि आपका 2,000 हो जाएगा। उसके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो आपका टैक्स का लगेगा। टैक्स मतलब आपका 2,000 के ऊपर ये 2% का कैलकुलेशन होगा, और जो आपका निकल के आएगा 40 रुपीज़। तो वो चीज़ अगर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो 2040 जो बन जाएगा वो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से वो आपका सरचार्ज जो होता है वो बेस वाले टैक्स के ऊपर लगता है। तो जो यहाँ पर बेस वाला टैक्स है वो इसके ऊपर 20% है, और जो आपका सरचार्ज आपको दिख रहा है वो 15% पर अब आ गया है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। आगे चलो तो यहाँ पर नो क्वांटम ऑफ सोलेस बॉन्ड यील्ड्स स्पाइक। तो ये पता नहीं क्या लिखा है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता इससे, बट यहाँ बेसिक बोला क्या जा रहा है, इंडिया में आपका 10 ईयर का अगर आप बॉन्ड देखते हैं जो आप आरबीआई के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो चीज़ अगर आप देखते हैं तो वो आपको जो उसके अंदर आपका ईल्ड मिल रहा है, ईल्ड मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट आपका 24 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है कल में। तो आपका जब कल अनाउंस हो रहा था बजट साथ में, तो सिंस मार्केट उस टाइम पूरा ओपन था तो वो साथ साथ बढ़ भी रहा था। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर। और अगर आप ओवरऑल इंक्रीज देखेंगे तो 24 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 0.25%। अगर आप इंट्राडे की बात करेंगे, यानी कि मतलब पूरे दिन के अंदर ही कब कब कितने से कितने पे चला गया जो ये 0.25% का इंक्रीज़ है, तो 6.65% से लेकर 6.89% पर ओवरऑल आपका चला गया, जो कि 0.25% का इंक्रीज़ है। हालांकि ये जाके क्लोज हुआ 6.85% पर, वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। तो वो है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा आपका बॉन्ड में जो मतलब बॉन्ड यील्ड में जो स्पाइक आया है, ये मैं आपको पहले लास्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ। तो ये आपका हाईएस्ट आपका बॉन्ड यील्ड पे चला गया है पिछले 2 साल के अंदर, जो आपका 6.85% पे क्लोजिंग हुई थी, उसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वो चीज़ है। और उसके अलावा जो अभी क्वांटम बन चुका है, जो यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा,
नो क्वांटम ऑफ सोलेस, मतलब और ज़्यादा आपकी बॉन्ड्स की जितनी मार्केट आज की डेट में इंडिया के अंदर बन चुकी है, तो उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर इंडिया को ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस के अंदर लिस्ट होना है। ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस के अंदर लिस्ट होने का क्या मीनिंग हुआ, जैसे आपका निफ्टी है, तो अगर किसी कंपनी, मतलब फॉर एग्जांपल आप समझें कि निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज आती हैं, तो जो 51 कंपनी होगी तो उसको ये हमेशा उसका गोल रहेगा कि उसको निफ्टी के अंदर जाके लिस्ट होना है। तो उसी तरीके से इंडिया है, यहाँ पर ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस बने हुए हैं जिसके अंदर ऐसे ही 10 ईयर 5 ईयर बहुत बड़े बड़े बॉन्ड्स जो होते हैं कंट्रीज़ के, वो जाके जाके लिस्ट होते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया का अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है उसके अंदर, बट ऑब्वियसली बात आप समझ सकते हैं इंडिया चाहता है कि अपना बॉन्ड उसके अंदर लिस्ट हो जाए। उससे होगा क्या कि उससे इंडिया के पास कैपिटल भी ज़्यादा आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, और ओवरऑल आपका ग्रोथ होगा उससे पॉजिटिव वे में। तो वो चीज़ यहाँ पर है, और अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं बचा है कि उसमें आपका लिस्टिंग ना हो पाए अगर इंडिया अप्लाई करता है ढंग से ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस की लिस्टिंग के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ पर आगे चले तो इट्स स्ट्रेट फॉर 30%, सॉरी इट्स स्ट्रेट 30% फॉर क्रिप्टोज। तो बेसिकली ये अगेन वही क्रिप्टो से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है कि 30% उसके ऊपर टैक्स रेट लग रहा है। बाकी इसमें वही हुआ कि आपकी एम्बिग्विटी रिमूव हो गई, जो आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो ख़त्म हो चुकी है, और टैक्सेशन का जो लूप होल था वो भी बंद हो चुका है। हालांकि मैं आपको अगर एक और छोटी सी बात बताऊं तो ये आपका जो नई न्यूज़ या नए रूल्स हैं तो वो आपके अप्रैल 1 से आपके वैलिड होंगे। तो तभी तक जो भी पर्सन है जो क्रिप्टो होल्ड करता है वो सेल कर सकता है अपने करंट रेट्स जो चल रहे हैं टैक्सेस वगैरह के और आपके जो TDS वगैरह के, तो वही लग रहे होंगे उसके ऊपर, तो 1 अप्रैल तक वो सेल कर सकते हैं। आगे चले तो यहाँ पर इसके ऊपर एक और बात है वैसे तो, कि यहाँ पर 1% TDS भी इसके ऊपर लगाया जा रहा है। TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर आपका TDS लग रहा होगा। तो वो चीज़ है यहाँ पर। आगे चलो तो यहाँ पर गति शक्ति इंफ्रा टू गेन स्पीड। अब इसके अंदर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं, और उससे डायरेक्टली आपका बूस्ट मिलेगा स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री को। कैसे मिलेगा उसके लिए अगेन कुछ मेजर्स हैं जो कि हमने पूरे पेपर के अंदर हमने जनरली बजट के अंदर क्या क्या कुछ मेजर्स अनाउंस किए गए हैं वही पढ़ा है, तो वही यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो पहला आपको पॉइंट दिखेगा, सेकंड पॉइंट के अंदर आपको दिखेगा, तो वो दिया हुआ है आपका एक्सपेंशन ऑफ NH नेटवर्क। NH का मतलब हुआ नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाया जाएगा 25,000 किलोमीटर से, मतलब इतनी नई हाईवेज आपकी बन रही होंगी फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। तो वो चीज़ है यहाँ पर। बाकी आगे चले तो सेंटर एलोकेटेड 20,000 करोड़ फॉर द प्लान। तो इस प्लान के लिए आपका 20,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सेंटर मतलब क्या होता है, सेंटर मतलब होता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने इतने पैसे लगाए हैं इसके लिए। अब 20,000 करोड़ पूरे आपके नेशनल हाईवे वाले नेटवर्क के प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि आपका अदर्स के अंदर मैंने लिखा है। तो पहला आपका प्रोजेक्ट रहेगा कि 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन इसके अंदर बनेंगी। तो आपका एक छोटा सा टास्क है कि आपको कॉमन में बताना है कि वंदे भारत ट्रेन बेसिकली होती क्या है और ये नॉर्मल ट्रेन से कैसे डिफरेंट होती हैं। थोड़ा सा आपको 1 लाइन 2 लाइन कुछ लिखना है नीचे। आगे चले तो यहाँ पर 100 कार्गो टर्मिनल्स भी इसके ऊपर बन रहे होंगे, और ये जो चीज़ें हैं वो ओवर द 3 ईयर्स पीरियड हो रही होंगी अभी। वो हो गया यहाँ पर। बाकी PPP ये आपका एक और नया इनिशिएटिव है जो लिया जाएगा रेलवेज़ के अंदर। सिंस रेलवेज़ का प्राइवेटाइजेशन थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, तो वो चीज़ आप कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी बूस्ट होगी। इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, जिसको शॉर्ट में PPP बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका पब्लिक एंटिटी, मतलब जैसे आपकी गवर्नमेंट है तो उसकी IRCTC एक पब्लिक एंटिटी हो गई, यानी कि गवर्नमेंट एंटिटी हो गई, तो वो मिलके किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ काम कर सकते हैं। तो वो ऐसी जो पार्टनरशिप्स होती हैं उसको भी बढ़ावा यहाँ पर दिया जाएगा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का एक्चुअली नाम ही है गति शक्ति प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को बढ़ाना आपका मेन मोटिव है। तो वो है यहाँ पर। आगे चले तो यहाँ पर फॉरेन वार्सिटीज़ टू कम गिफ्ट रैप। तो बेसिकली इसके अंदर है क्या कि ये एजुकेशन से रिलेटेड पूरे न्यूज़ मैंने इसके अंदर जो भी हाईलाइट्स आए थे वो कवर कर दिए हैं। आपको नीचे जो दिखेगा वो और ज़्यादा आर्टिकल्स के अंदर से मैंने निकाला है। तो अभी के लिए इस आर्टिकल में क्या लिखा है, इस आर्टिकल के अंदर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना कैंपस कैसे ओपन कर सकती है इंडिया के अंदर, उसके लिए उन्होंने ईज़ कर दिया उस प्रोसेस को। तो जो प्रोसेस थी जिसके थ्रू वो ओपन कर सकते थे उसको ईज अप कर दिया, उसको ईजी बना दिया है। उसके अंदर आपका है आपका थ्रू गिफ्ट IFSC इन गुजरात। तो IFSC का बेसिकली ये है कि गिफ्ट सिटी जो बन रही है गुजरात के अंदर, उसके अंदर एक पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो उसके अंदर आप अपनी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना कैंपस ओपन कर सकती हैं इंडिया के अंदर।
तो वो होगा यहाँ पर। और बाकी दे विल बी फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशन। तो जो आपकी डोमेस्टिक रेगुलेशन होती है कि आप ये चीज़ें पढ़ानी है या आपको इस बोर्ड के अकॉर्डिंग ये करिकुलम फॉलो करना है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी लगाई नहीं जाएंगी। बस ये किसी तरीके से ओपन कर लें, ये गवर्नमेंट चाह रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टेप हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। जिसको भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था वो इंडिया के अंदर भी यहाँ पर कर पाएगा। आगे चले तो यहाँ पर सेंटर विल सेट 200 टीवी। ये क्या है कि बाकी न्यूज़ जो है वो आपके एजुकेशन सेक्टर से ओवरऑल रिलेटेड है, ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वाली न्यूज़ से रिलेटेड नहीं। तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि सेंटर आपका मतलब गवर्नमेंट आपके अभी क्या चल रहे हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो कुछ चैनल्स चल रहे हैं, 12 चैनल्स, जिसके ऊपर पढ़ाई होती है। मतलब प्रॉपर एक क्लासरूम की तरह सेटअप होता है और उसके अंदर आपके क्लास वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज लोग पढ़ा रहे होते हैं। तो 12 चैनल्स आपके 12 क्लासेस के लिए ऑलरेडी बने हुए हैं। बट इसके अंदर है क्या कि ये ऑब्वियसली बात है, सिंस 12 ही चैनल्स हैं तो उसकी वजह से आपका बहुत कम इनके ऊपर रीच आ रहा है और इसके ऊपर रीजनल कंटेंट नहीं बन पा रहा है। यानी कि जो पर्सन है वो पढ़ा रहा है, अगर वो हिंदी के अंदर पढ़ा रहा है तो हो सकता है कि एक बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सके। बट हो सकता है वो इंग्लिश के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है और कहीं पे मराठी के अंदर लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये सेटअप किया है कि वो 200 टीवी चैनल्स नए सेटअप करेंगे, जिसके अंदर आपका हर क्लासेस को हर रीजनल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो ये गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टेप है और अगर ये सही से इसका एडवर्टीजमेंट हो जाता है तो हो सकता है ट्यूशन कल्चर थोड़ा इंडिया के अंदर बंद हो सके, जो कि काफ़ी एक डिजास्टर्स सी सिचुएशन होती है अपने आप में। इसके अंदर देखें तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल का एक प्रोजेक्ट है। आप सभी को पता है ये गवर्नमेंट थोड़ा ऐसे मीडिया वाइज एक्टिव रहती है तो वो हर अपने कैंपेन को ऐसे फैंसी सा एक नाम दे देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर कर रही है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल इन्होंने नाम दे दिया है। आगे चले तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बजट का कितना एलोकेशन एजुकेशन सेक्टर को गया है तो वो अगर आप वापस से रेटिंग देना चाहें तो 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपीज़ से ऊपर बजट चला गया है। ये के मतलब 1000 और CR मतलब करोड़। तो 1 लाख करोड़ के ऊपर बजट आपका चला गया है टोटल एजुकेशन का। और पिछले साल ये 93,000 समथिंग पर था। तो वहाँ से 11% का जंप इसके अंदर आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो उससे पिछले साल से पिछले साल 6% का डिक्रीज़ आया था बजट के अंदर जो एजुकेशन को मिला था। तो ये काफ़ी अपने आप में दिक्कत वाली सिचुएशन थी जो कि अभी इम्प्रूव हो गई है। तो वो है यहाँ पर अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 63,000 करोड़ के आसपास आपका स्कूल एजुकेशन को मिला है और 40,000 करोड़ आपका हायर एजुकेशन को मिला है, जो कि अपने आप में 2:1 का रेशो है। और अगर आप वो कंपैरिजन करते हैं कि कितने लोग आपकी स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वो भी इसी रेशो के अंदर आता है, 2:1 के आसपास ही रेशो चलती है। अगर आपको एग्जैक्ट रेशो जाननी है तो एग्जैक्ट रेशो कुछ 1.67 के आसपास चलता है, 1.67:1। तो मतलब इसने जितना अलाइंड होता है उतना अच्छा होता है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको बजट की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो आपकी वो होती हैं मतलब टर्म्स होती हैं उसको हम अभी देख लेते हैं। तो वो हम कवर करते हैं। अब इसके अंदर बिड एक्सचेंज रेट आपकी पहली टर्म है। मैंने आपको आस्क एक्सचेंज रेट बताया था। आस्क एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता था कि कितना आपका पर्सन आस्क कर रहा है जो कि अपनी फॉरेन करेंसी बेचना चाहता है। तो जो बेचना चाहता है वो जितना आस्क करेगा उसका उल्टा होता है बिड एक्सचेंज रेट। बिड एक्सचेंज रेट मतलब आपका कोई भी बैंक या करेंसी डीलर कितने पे फॉरेन करेंसी खरीदना चाहता है उसके ऊपर बोली कितने पे वो लगा रहा है, तो वो आपका बिड एक्सचेंज रेट होता है। बिड एक्सचेंज रेट और आस्क एक्सचेंज रेट जब मिल जाते हैं जब आपका ट्रांजेक्शन कवर हो जाता है, मतलब प्रोसीड हो जाता है बेसिकली। तो वो है यहाँ पर। बाकी आगे चले तो बिड प्राइसेस के अंदर क्या होता है, अगेन आपका जिस तरीके से बिड एक्सचेंज रेट ऐसा होता है कि वो बिड प्राइस है फॉरेन करेंसी के लिए। कि बिड प्राइसेस आपके होते हैं आपके बिड प्राइसेस मतलब जितने पे लोग खरीदना चाह रहे हैं बोली लगा रहे हैं, तो वो हर सिक्योरिटी के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक बिड लगा रहे हैं एक्चुअली, और अगर उस बिड के ऊपर कोई पर्सन आपको बेचना चाहेगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो जो टर्मिनल होगा वो मना कर देगा। तो उस बेसिस पे ये चीज़ होती है। अब थर्ड टर्म आज की है ब्लॉक ब्रोकर्स। ब्लॉक ब्रोकर्स काफ़ी एक अच्छी टर्म है। एक टर्म चलती है ब्लॉक डील। ब्लॉक डील के अंदर क्या होता है कि एक अगर कोई भी पर्सन है वो एक लिमिट से ऊपर एक सिक्योरिटी के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या करना पड़ता है, उस कंपनी को ऐसा दिखाना पड़ता है, एक न्यूज़ की तरह अपना रिलीज़ करना पड़ता है, प्रेस रिलीज़ करना पड़ता है, जिसके अंदर वो बता रहे होते हैं कि कौन वो पर्सन है, क्यों वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो उसको खुद को पर्सन को भी और उस कंपनी को भी उससे मतलब दिक्कत, लीगल दिक्कत भी हो सकती है अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि कौन वो पर्सन है जो ब्लॉक डील कर रहा है।
तो ये जो ब्लॉक डील होती है वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होती है। अगर आप मनी कंट्रोल या ऐसी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो इसके ऊपर पूरा सेक्शन बना होता है एक ब्लॉक डील्स जो आज की डेट में हुई हैं, तो वो चीज़ उसके ऊपर बता रखी होती है। ऐसी ब्लॉक डील करवाने के लिए कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं, क्योंकि आप ऐसी ब्लॉक डील सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपने मनी कंट्रोल वेबसाइट पे गए, वहाँ से आपने मतलब मान लेते हैं 1 करोड़ शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्टली आपके कुछ ब्रोकर्स होते हैं, उनके थ्रू ही आप ये कर सकते हैं, जो ऑलरेडी अपने पास थोड़ी हाई अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़ लेके बैठे हों या फिर उनका किसी कंपनी के अंदर कनेक्शन हो, तो वही लोग ये चीज़ करा सकते हैं। तो वो है यहाँ पर जो ब्रोकर्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्लॉक ब्रोकर्स। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन तीनों टर्म्स के अंदर भी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज एडिटोरियल की वीडियो नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने अगेन आपको बता दिया है कि एडिटोरियल आज पूरे पेपर के अंदर आए ही नहीं है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।